नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैसला आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, जैसा कि हम हर रविवार को आपका एक मॉडल पेपर करा रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर रविवार हर संडे को एक पेपर करा दिए आपका। तो उसमें अब तक हम आपको 2 जीके टेस्ट करा चुके हैं, 2 ही रीजनिंग करा चुके हैं और 2 ही मैथ। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीके का ही एक और टेस्ट पेपर ले रहे हैं। आपका प्रैक्टिस सेट है, जीके पार्ट 3 कह सकते हो आप, प्रैक्टिस सेट का 3rd प्रैक्टिस सेट कह सकते हो आप इसको। और इसमें जो है हम 25 सवाल दे रहे हैं। याद रखना कि हमारा, अगर आपने पिछले पेपर दिए हैं या बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पहली बार इस पेपर को हमारे को चेक कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि बैलेंस बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं हम। तो आपको इन सवालों पर इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, थोड़े से टफ भी मिलेंगे। ठीक है, उन चीज़ों का बैलेंस सभी सब्जेक्ट से उठा कर लाएंगे हम सवालों को। ठीक, तो वो जो बैलेंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ये बहुत अच्छा जरिया होता है अपने आप को परखने का। ठीक है, तो आप चेक करिए कि आप 25 में से कितने सवाल कर सकते हो। एक एक सवाल को अपने हिसाब से करना है। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी और पेन उठा लीजिए। जैसे ही हमारा पहला सवाल आए आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके उसको आप अपने हिसाब से आंसर कीजिए। पहला सवाल पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, उसका आंसर ABCD जो भी है आपको उचित लगता है वो लिख लीजिए। और फिर उसके बाद जब हम उसका आंसर बताएं तो उस आंसर को मैच करिए। ठीक है, तो आपका आंसर, पहला क्वेश्चन नंबर, फिर आपका आंसर, फिर हमारा आंसर, ये चीज़ें इस तरह से मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा 25 में से कितने कर पा रहे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर हम लिखते हैं तो मतलब हमारा परफेक्ट होता है कि हमने C दिया आंसर, वरना तो अगर लिखते नहीं है तो बाद में कंफ्यूज रहते हैं, यार B भी हो सकता था, C भी था, डबल माइंड होते हैं। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट जरूर करना कि आपके कितने सवाल ठीक हुए भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल देखिए भाई, क्या कहता है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, काहिरा और पोर्ट सईद, काहिरा और मोसेलो, स्वेज और पोर्ट सईद, या मोसेलो और स्वेज। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, ओके, तो इसका पहले का आंसर है C। क्लियर हो गया, आंसर C, स्वेज और पोर्ट सईद। 2 बंदरगाह, एक तरफ के स्वेज नहर जो है उसके एक साइड में है स्वेज बंदरगाह, दूसरी तरफ है पोर्ट सईद बंदरगाह। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। नीरजा भनोट, पुनीता अरोड़ा, सुमीता लाहा, या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। तो भाई परमवीर चक्र अभी तक किसी महिला को नहीं मिला है। अभी कोई महिला ऐसी नहीं है जिसको परमवीर चक्र मिला हो। ठीक है, परमवीर चक्र जानते हैं कि भारत में युद्ध के क्षेत्र का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। अब तक 21 व्यक्तियों को दिया गया है। इन 21 व्यक्तियों में 20 व्यक्ति इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति हैं जो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, निर्मलजीत सिंह शेखो। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला वो निर्मलजीत सिंह शेखो, बाकी सारे इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो कोई महिला अभी तक परमवीर चक्र प्राप्त नहीं कर पाई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस शहर का दूसरा नाम सोहरा है। आपके सामने ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा आगे से। किस शहर का दूसरा नाम सोहरा है। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे, इसका सही आंसर है C, चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी का दूसरा नाम सोहरा भी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक शहर 22.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, उसका समय भारत के समय से डैश लगा हुआ क्या होगा, आगे होगा, पीछे होगा, कितना होगा, वो आपके सामने ऑप्शन है। ट्राई कीजिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस पर। ओके भाई, बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है आपने ये सवाल किया होगा, अच्छा सवाल है ये सर। तो भाई 22.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है। अब किससे तुलना करनी है उसका, भारत के समय से। तो देखते हैं भाई, तो अगर आपने, बहुत सारे भाई इसमें 4 घंटे करेंगे, बहुत सारे 7 घंटे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का मतलब क्या है, 22.5 डिग्री पश्चिम, हम कहाँ पर है, पूर्व में। तो 22.5 और 82.5 डिग्री को घटाएंगे या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे भाई। तो 82.5 इंडिया का है और 22.5 डिग्री हम वेस्ट में ले रहे हैं। अगर वो ईस्ट में लेते तो घटाते हम,
दोनों ईस्ट है घटाते हैं, दोनों वेस्ट है घटाते हैं, ईस्ट और वेस्ट है तो जोड़ते हैं। मैं देशांतर वाले में इस चीज़ को क्लियर करा चुका हूँ आपको, ठीक है। जोड़े तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 105, 105 डिग्री का अंतर आएगा। और 105 डिग्री के अंतर का मतलब क्या है, गुणा कितनी करेंगे, 4 मिनट की, तो 420 मिनट। 420 मिनट को 60 से भाग दे तो कितना आ गया, 7 घंटे। और भाई हम पूरब में हैं, यानी हम आगे हैं, तो एक शहर 22.5 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थित है, उसका समय भारत के समय से, उसका समय तो पीछे होगा ना, हमारा समय आगे है, उसका समय पीछे है, 7 घंटे पीछे। आंसर बी, ठीक है भाई, आंसर है बी, 7 घंटे पीछे है इसका आंसर, ठीक है। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5, नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है, यह किसने कहा था? ट्राई कीजिए, ऑप्शन है आपके सामने। ओके, सही आंसर है सी, केटी शाह। केटी शाह ने कहा था कि ये ऐसा चेक है जिसका भुगतान जो है उस बैंक की सुविधा पर निर्भर है, चाहे तो वो इसका भुगतान करे चाहे तो ना करे। क्यों कहा था? क्योंकि देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं राज्य के लिए एक दिशा निर्देश है, ये अनिवार्यता नहीं है, इनके पीछे कोर्ट की शक्ति नहीं होती। तो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें कहा गया है कि भाई इनको चाहे तो सरकार लागू करे, अगर ये सरकार लागू करती है तो बहुत अच्छा है। 36 से 51 तक उम्मीद की गई है, संविधान निर्माताओं ने उम्मीद करी कि सरकार इनको लागू करेगी, लेकिन सरकार के ऊपर बाध्यता नहीं है कि नहीं लागू करना ही करना है, वो बाध्यता नहीं है, इसीलिए इनको ऐसा चेक कहा जो बैंक की सुविधा पर निर्भर है, जब चाहे लागू कर दिया, जब चाहे ना करा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस वेद में जादू टोनों का उल्लेख है? जादू टोने, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, ये सब कौन से वेद में उल्लेख है, आपको बताना है। बहुत अच्छे, आंसर है ए, अथर्ववेद। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव बलि पर रोक लगाने के कारण अंग्रेजों का किस जनजाति ने विरोध किया था? एक प्रथा होती है मानव की बलि देना, ये प्रथा चलती थी, तो अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी, तो एक जनजाति ने इसलिए अंग्रेजों का विरोध किया था कि भाई आप तो हमारी प्रथा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कौन सी जनजाति थी? आपके सामने है सर। ओके, सही आंसर है ए, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति ने मानव बलि, मतलब मनुष्य की बलि दी जा रही थी पूजा में, तो आप सोचिए कैसी मतलब प्रथा होगी, इसका विरोध किया था उस समय। अब आप समझ सकते हैं उस समय जो था, भाई देखिए अशिक्षा ज़्यादा थी, हो सकता है आज की डेट में कि भैया ये सब आज पूरे देश में ही बैन है, ये सब हो ही नहीं सकता, ठीक है, आज हर कोई इस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन उस समय शिक्षा ज़्यादा थी तो उन जनजाति ने विरोध भी किया था। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, किसको मनोनीत करता है? आपके सामने ऑप्शन है, ट्राई कीजिए भाई। ओके, जब भी ट्राई करें तो वीडियो पॉज करके करें। देखिए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में अभी जो हमने सेट किया है 2 सदस्य 12 सदस्यों को 2 तरह से दिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। पहली बात तो ये, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, और अभी तो 2 वाला जो सिस्टम है उसको खत्म कर ही रहे हैं सरकार, ठीक है। तो 12 सदस्य राज्यसभा में, और कौन से भैया, एंग्लो इंडियन है क्या? नहीं, एंग्लो इंडियन कहाँ होते थे? लोकसभा में होते थे, जिसको अभी कह रहे हैं कि भाई एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त किया जाए, ये बात चल भी रही है, आपको पता होगा। तो 12 सदस्य विशिष्ट व्यक्ति जो होंगे विभिन्न क्षेत्रों के, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आंसर है डी। जैसे कोई हमारे खेलों के क्षेत्र के हैं, फिल्मों के क्षेत्र के हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र के हैं, तो उन सभी को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, 12 लोगों को, विशिष्ट हस्ती जो होते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां बहुत आसान है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण होता है? ट्राई कीजिए। ओके भाई, तो आ जाते हैं, आंसर है ए, पोलियो। पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, कवक के कारण। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ, कवक, ये क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। पोलियो क्या है भैया? क्या है?
वायरस, विषाणु। आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जब पेड़ को हिलाते हैं तो उसके फल नीचे गिर जाते हैं, ऐसा किस नियम के आधार पर होता है? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, सही आंसर है सी, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यानी न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का प्रथम नियम भी कह सकते हो या जड़त्व का नियम भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम। जब बंदूक से गोली चलती है तो वो पीछे को झटका देती है। बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है कि जब गति होती है तो वहाँ वायुदाब कम होता है, फव्वारे पर गेंद का नाचना। पास्कल का सिद्धांत किसी वस्तु पर दाब दें, किसी द्रव पर दाब दें तो वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब इस पर है। तो जड़त्व का नियम क्या है? यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में तो गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम कहा गया। तो पेड़ को हिलाने पर पत्ते गिरना किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, चलती बस में ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं, जड़त्व का नियम है। ओके, बहुत अच्छे सर, सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लाई ऐश नामक प्रदूषक किससे उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश नाम का जो प्रदूषक है वो कौन उत्पन्न करता है सर? ऑप्शन है आपके सामने, ट्राई कीजिए। ओके भाई, ठीक है सर, सही आंसर है ताप विद्युत संयंत्र। जो एनटीपीसी वगैरह होता है तो इसमें से फ्लाई ऐश, जब कोयले का दहन होता है उसके बाद फ्लाई ऐश निकलता है सर, जो प्रदूषक होता है। ओके, जिसका निर्माण, जो जिसका प्रयोग है ईंटों के निर्माण में भी किया जा रहा है आजकल। सीमेंट और फ्लाई ऐश से मिक्स करके ईंटें बनाई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा सवाल है, इनमें से कौन से खेलों का आयोजन भारत में हुआ? ट्राई कीजिए भाई, इनमें से कौन से खेलों का आयोजन भारत में हुआ? ठीक है, आ जाते हैं सर। आंसर है डी, उपरोक्त सभी का। अब तक इंडिया में 2 बार एशियाई खेल हो चुके हैं, 1 बार कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं और अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो 2 बार जो एशियाई खेल हुए थे, पहले हुए थे 1951 में, जिन्हों पहले एशियाई खेल कहा जाता है। 1982 के 9वें एशियाई खेल भी इंडिया में हुए थे, जब भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण पहली बार जब दिखाया गया था तो इन्हीं खेलों को दिखाया गया था रंगीन टीवी में। ठीक है, तो 2 बार तो एशियाई और 1 बार कॉमनवेल्थ 19वें हुए थे, 2010 में जो हुए थे। तो ये तीनों का जो है भारत में आयोजन हो चुका है। ओके भाई, आगे थोड़ा नंबर पर भी ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली माउस का आविष्कारक किसे माना जाता है? जो कंप्यूटर में हम माउस प्रयोग करते हैं वो उसका आविष्कारक कौन था? आपके सामने है, ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, आगे सही आंसर है डगलस एंजेलबर्ट। माउस के आविष्कारक डगलस एंजेलबर्ट। बाकी देखिए, हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम केवल एक सवाल नहीं बता रहे, क्योंकि जो हम 25 सवाल करा रहे हैं, 25 का हम चाहते हैं कि जब आप 25 सवाल करो यहाँ पर तो आपके दिमाग में कम से कम 50 या 100 सवाल सेट हो जाएं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम आपको साथ के साथ बताकर चल रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना, ये नहीं कि हमारा आंसर ठीक है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए और हो सके तो उसको नोट कर लेना। डगलस एंजेलबर्ट माउस, जैक किल्बी आईसी, जेम्स गोसलिंग जावा भाषा जो होती है उसके, डेनिस रिची सी भाषा, जो सी भाषा होती है, सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ये जेम्स गोसलिंग जावा जो है सन फार्मास्यूटिकल्स की है, और जैक किल्बी आईसी जो चिप्स बनते हैं सिलिकॉन से, उसका आविष्कार है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा बेमेल है? दालचीनी बीज, लौंग कली, केसर वार्तिकाग्र और हल्दी तना। ट्राई कीजिए भाई, बहुत अच्छे। सही आंसर है दालचीनी बीज। देखिए, हल्दी तने से प्राप्त होती है, हल्दी जो होती है वो तना होता है। ठीक है, केसर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। अगर बात करें हम, केसर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र से होता है, लौंग जो कली से प्राप्त होती है, लेकिन दालचीनी बीज से प्राप्त नहीं होती, छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? छाल, जो पेड़ की छाल होती है उससे दालचीनी प्राप्त होती है। ये सारे हमारे घरेलू मसाले हैं। कौन सा मसाला कहाँ से मिलता है, पेड़ के किस भाग से, उस पर हमने एक सवाल बनाया। तो दालचीनी किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जन्म किस युग में हुआ था? ट्राई कीजिए, बहुत आसान। आजकल तो रामायण चर्चा में रही है, दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ, तो इसलिए वहाँ से भी सवाल बनने के चांस बनते हैं सर। ओके, तो श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था त्रेता
त्रेता युग में। द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ओके, तो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ट्राई कीजिए। ओके, बहुत अच्छे। सही आंसर है डी, 0। अगर आपने 5, 10 या 11 किया तो आप गलत हो, क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे भाई। पहले तो मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, अनुच्छेद 51 कहाँ था? 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संशोधन हुआ था, तब ये इनको शामिल किया गया था, तो तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आंसर है 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तुर्कमेनिस्तान में पाई जाने वाली अखल टेके प्रजाति किस जानवर से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे सर, आंसर है बी, घोड़ा। घोड़े की प्रजाति होती है अखल टेके, बहुत अच्छी प्रजाति है। आप एक काम करिए मेरे कहने से, जो नहीं जानते वो अखल टेके अपने गूगल में सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि कितना शानदार घोड़ा होता है। अगर अखल टेके प्रजाति के घोड़े की इमेज देखेंगे, गूगल में अखल टेके लिखिए और उसके बाद इमेज को सर्च करना, तो मालूम होगा अखल टेके घोड़े जो होते हैं देखने में बहुत सुंदर होते हैं। सबसे सुंदर घोड़े भी कह सकते हो आप इनको। तो इसलिए अखल टेके क्या है? घोड़ों की प्रजाति है। और क्यों सवाल दिया मैंने उसका तब आपको पता चलेगा जब आप इमेज देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विज्ञापन पर होने वाला खर्च क्या कहलाता है? विज्ञापन पर होने वाला खर्च क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है भाई, आंसर है डी, विक्रय लागत। क्योंकि विज्ञापन पर हम खर्च क्यों करते हैं? कोई भी व्यक्ति विज्ञापन पर खर्च क्यों कर रहा है? कोई कंपनी विज्ञापन पर खर्च क्यों कर रही है? क्योंकि वो बिक्री को बढ़ाना चाहती है। तो अगर हम विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं विक्रय बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उसको विक्रय लागत कहा जाता है। विक्रय करने के लिए, बिक्री करने के लिए एक एक्स्ट्रा लागत आ गई, उसे विक्रय लागत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ओके, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आंसर है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है, तो पहले उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पहले सभापति हुए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती है? इनमें से कौन सी चीज़ है जो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने, ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे, आंसर है बी, देशांतर। देखिए, ये मैंने अक्षांश वाले में ये भी पढ़ाया था कि अक्षांश जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, जलवायु ठंडी होती चली जाएगी। समुद्र तल से ऊंचाई, जलवायु ठंडी। समुद्र तल से दूरी है तो जलवायु गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। समुद्र के पास की जो होते हैं वहाँ जो जलवायु है, वहाँ का वातावरण है वो नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। ये तीनों जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन देशांतर रेखा किसको बताती है? समय को बताती है, जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? पहला है मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, पूर्ति बढ़ने पर कीमत बढ़ती है। इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके, सोच कर करना भाई अच्छी तरह से, सवाल बहुत अच्छा है। आंसर है ए, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ती है। मांग जब बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, लेकिन कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती नहीं है, घट जाती है। वो मैं बता चुका हूँ आपको इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में। आंसर ए, जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा बेमेल है? ठीक है, 50 रुपये कोणार्क सूर्य मंदिर, 200 रुपये सांची का स्तूप, 500 रुपये लाल किला और 2000 रुपये मंगलयान। ट्राई कीजिए भाई। ओके, तो आ जाते हैं भाई, आंसर है ए, 50 रुपये कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका मतलब क्या है? अगर जो अभी नई सीरीज के नोट आ रहे हैं हमारे, उनमें किस नोट पर क्या छपा हुआ है ये सवाल बनाया हमने। तो 2000 पर मंगलयान है, सभी जानते हैं। 500 पर लाल किला है, 200 पर सांची का स्तूप है। ऐसे नहीं काम चलेगा, हम बताते हैं सर। हम बात करते हैं शुरू से, जो नई सीरीज आई है। 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये के जो नया नोट आया है उसमें एलोरा की गुफा है।
एलोरा का मंदिर दिखा रखा है, एलोरा दिखाया गया है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? हम्पी। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, गुजरात में जो पड़ती है, उनको दिखाया गया है, रानी की वाव। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। अब इसको हटा दिया, बाकी 200, 500 और 2000 ये ठीक है। सभी को नोट कर लेना भाई वीडियो पॉज करके। 10 रुपये, 20, 50, 100 सारे के सारे मैंने एक सीरीज में दे दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा एशिया में नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा जो एशिया में नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आंसर है सी, साल्टो एंजल झरना जो है ये नहीं है। तकला माकन मरुस्थल चीन में है, एशिया में है। पामीर का पठार तिब्बत में है, एशिया में है। मृत सागर जॉर्डन में है, एशिया में है। साल्टो एंजल झरना कहाँ पर है? वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भाई। ठीक है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। आंसर सी। राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थित है? दिल्ली, शिमला, हैदराबाद या देहरादून? ओके, आंसर है सी। भारत में राष्ट्रपति के 3 निवासी स्थान है, जिनमें एक दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, और हैदराबाद निलयम कहाँ पर है भैया? हैदराबाद निलयम, सॉरी, राष्ट्रपति निलयम कहाँ पर है? हैदराबाद में। ओके, ठीक है। परसेनजीत किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेनजीत किस राज्य का प्रसिद्ध शासक था? वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, आ जाते हैं। देखिए, ये जो हमने 4 ऑप्शन लिखे हैं, ये एक घटना से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हल्का सा। मगध के राजा थे बिंबिसार, मगध के राजा थे बिंबिसार। अवंती के राजा थे प्रद्योत, प्रद्योत यानी चंद प्रद्योत। मगध के थे बिंबिसार, बिंदुसार नहीं बिंबिसार। और कौशल नरेश थे प्रसेनजीत। ये समकालीन थे भाई। ये 3 उस समय बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे जब मगध का उत्कर्ष शुरू हुआ था। 16 महाजनपद काल में जब मगध ने अपनी तरक्की को शुरुआत की, मगध ने अपनी तरक्की की शुरुआत की, उस समय ये 3 प्रसिद्ध शासक थे। तो तीनों का मालूम होना चाहिए कि कौन सा कहाँ से जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। तो सर ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, 25 प्रश्न थे। 25 प्रश्नों में आपने कितने ठीक किए हैं ये आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है ये भी आप साथ के साथ कमेंट करेंगे कि भैया आपको हमारा ये जो मॉडल पेपर है ये कैसा लगा, बैलेंस था या नहीं था। ठीक है, बाकी 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़, बहुत सारे भाई ऐसे होंगे कि हो सकता 25 में से 25 या 24 कर दें, तो भाई ईगो मत पड़ जाना भाई। ये मत सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आपको तैयारी करते रहना, कंटिन्यूटी बनाना है। बहुत अच्छी बात है आप 24, 25 या 23 कर रहे हैं तो, लेकिन आपको तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है सर। दूसरे ऐसे होंगे जिनको लगेगा यार मैं तो बहुत पिछड़ गया हूँ। तो बहुत पिछड़ गए हो तो निराश नहीं होना। अगर बहुत अच्छा किया है तो घमंड नहीं करना, और पिछड़ गए हो तो निराश नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आपके कम हुए हैं तो क्यों कम हुए हैं, क्या कमी रह गई है? क्या आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है, या शुरू की है तो कितने दिन पुराने हो, और कितने दिन पुराने हो, बहुत ज़्यादा पुराने भी हो और फिर भी कम कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लूज पॉइंट छोड़ रखे हैं। क्योंकि हमने कंप्लीट एरिया में से कवर किया है। तो ये इसको कोई अगर सोचे कि भाई मैं 1 महीने की तैयारी में ही 25 में से 22 कर दूंगा, तो ये तो अपने आप को धोखे वाली बात होगी। बाई चांस हो जाए अलग बात है। तो हमने क्योंकि सब चीज़ों को कवर किया है, तो इसीलिए मतलब एक तरह से उसका नॉलेज जो है थोड़ी वाइड होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप पिछड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी कर रहे हैं। उस कमी को ढूंढने की कोशिश कीजिए, निराश मत होइए। ठीक है, कुल मिलाकर मैं सिर्फ 2 ही चीज़ कह रहा हूँ। अगर आपकी परफॉर्मेंस 23, 24, 25 की है तो घमंड नहीं करना है। आपको ये सोचना कि मैं अच्छे लेवल पर हूँ, लेकिन मुझे इस लेवल को मेंटेन करते हुए थोड़ा और ऊपर बढ़ना है। अगर आप पिछड़ रहे हो तो आपको निराश नहीं होना है। निराश ये नहीं होना है कि आप ये सोचिए कि अगर मैं इस चीज़ में पिछड़ रहा हूँ तो कारण क्या है। उदाहरण बताया जाता है कि हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर थे। कहा जाता है कि जिस बॉल पर वो आउट हो जाते थे
मैच में आउट वो भी होते हैं, हर कोई आउट होता है। तो जिस बॉल पर वो आउट हो जाते थे तो उसी बॉल की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे कि उनके दिमाग में ये होता था कि और बॉल पर, नई बॉल पर आउट हो जाए अलग बात है, लेकिन इस पर दोबारा नहीं आउट हो। तो ये चीज़ क्या है, सचिन तेंदुलकर जैसे परफेक्ट क्रिकेटर को और प्रैक्टिस करने की प्रेरणा देती है जब, तो आपको भी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, निराश नहीं होना। क्यों निराश नहीं होना? क्योंकि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है भाइयों। जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लेंगे तो हार हो जाएगी, लेकिन अगर ठान लिया कि मुझे करना है, करके दिखाना है, तो 100% जीत है, फिर कोई नहीं रोक सकता भाइयों आपको। बस इतना ही आज की वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।